हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, आज गुप्त साम्राज्य के ऊपर हमारा ये दूसरा वीडियो है और हमने पहले वीडियो के अंदर जो बेसिक चीज़ें थी जो एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं उसको हमने वहाँ पे बताया था। आज के सेशन में बच्चों, अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बहुत सारे फैक्ट आपको यहाँ से मिलने वाले हैं और बहुत सारे चीज़ों के ऊपर मैंने अलग अलग से इस वीडियो को थोड़ा सा कह सकते हैं कि मॉडिफाई करके आपके सामने लाने वाला हूँ बच्चों। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम गुप्त साम्राज्य के आगे की कहानी कि किस प्रकार से उनका प्रशासन चलता था, किस प्रकार से उनकी आर्थिक स्थितियां थीं और कैसे कलाओं का विकास होता है, सामाजिक क्षेत्र का विकास होता है, या फिर कह सकते हैं कि साहित्य और यहाँ पे विज्ञान का जो विकास है वो किस प्रकार से गुप्त साम्राज्य के अंदर होता है। तो बच्चों, हम लोग याद करेंगे तो हम लोग चलेंगे सीधे सीधे आपके शासन प्रणाली पे कि यहाँ पे शासन किस प्रकार से हुआ करता था। तो बच्चों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि राजा का पूरा जो शासन है कहीं ना कहीं कृषि के ऊपर डिपेंडेंट था और वहाँ पे कृषि से जो राजस्व प्राप्त होता था उस राजस्व से ही बच्चों पूरी की पूरी साम्राज्य उनका चलता था। और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे व्यापार भी हुआ करता था हल्का फुल्का, और उन व्यापार से प्राप्त पैसे से या कह सकते हैं कि राजस्व से पूरा का पूरा राजघराना चलता था बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक देख सकते हैं कि एक फैक्ट के रूप में मैंने लिखा है। जितने भी सारे फैक्ट हैं बच्चों मैंने लिख दिया है ताकि समय कम लगे, वीडियो छोटा हो और आप आराम से नोट्स बना सके बच्चों। ठीक है ना, ये सारा फैक्ट लिख लिख करके मैं अगर बनाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला जो यहाँ दिया गया है, कृषि उपज का 1/4 व 1/6 हिस्से ये लोग लिया करते थे राजस्व के रूप में। और दूसरी बात आप याद रखिएगा, अगर इनकी सेना कहीं कह सकते हैं कि अगर किसी ग्राम से आप किसी ग्रामीण के पास से अगर होके गुजरती थी तो वो ग्रामीण लोग क्या करते थे, मिल करके उनका खाना पीना रहना होना जो भी व्यवस्था करना है वो करते थे। ऐसा जो है वहाँ का एक प्रावधान था। अगर ऐसा न करने से राजा की तरफ से उनको दंडित भी किया जाता था बच्चों। ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं कि कृषि का उपज तो लिया ही जाता था राजस्व के रूप में। अगर कोई सेना कहीं जा रही है, उसके बीच में कोई गांव पड़ता है तो वो गांव का जिम्मेदारी होता है कि उन सेनाओं के ऊपर जो है अपना जो कह सकते हैं कि उनकी देखभाल, उनके खाने पीने का जो भी पूरा व्यवस्था करना है वो लोग ग्रामीण करते थे बच्चों। ठीक है, और यहाँ से आपको पता चलेगा कि राजा के पास एक स्थायी सेना भी थी बच्चों। ठीक है ना, अब फिर आगे चलेंगे तो कह सकते हैं कि न्यायिक व्यवस्था का अधिक विकास हो चुका था, क्योंकि अगर हम पहले की बात करें मौर्य साम्राज्य की या कुषाण वंश की तो उनकी तुलना में यहाँ पे जो न्यायिक व्यवस्था थी बच्चों वो ज़्यादा सुदृढ़ हो चुकी थी। और ये भी आप कह सकते हैं कि न्यायिक व्यवस्था का जो उच्चतर अधिकारी हुआ करता था वो राजा ही होता था। न्याय देने का काम राजा का ही था, लेकिन ब्राह्मणों से वो राय मशवरा ले करके वो न्याय करते थे बच्चों। ठीक है ना, क्योंकि आप देखेंगे तो ब्राह्मणों का एक जो विकास होता है, पुनरुद्धार होता है, वो गुप्त काल के अंदर ही होता है, क्योंकि इस काल में राजाओं के द्वारा काफ़ी भूमियां उनको वितरित की गई बच्चों। ठीक है, आगे देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकारी था वो कुमारात्य कहलाता था बच्चों। ठीक है ना, सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कुमारामात्य बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा जैसे कि हमारे यहाँ जो है कैबिनेट सचिव जो है वो भारत के महत्वपूर्ण अधिकारियों में से आते हैं, उसी प्रकार से उस समय गुप्त वंश के अंदर बच्चों क्या था, कुमारामात्य जो थे वो एक विशेष अधिकारी थे जो कि सबसे उच्च पद पे हुआ करते थे। ठीक है ना, आगे चलेंगे तो देखेंगे कि राजकीय चिन्ह क्या था, गरुड़ था। हमारे यहाँ भी कुछ राजकीय चिन्ह है, तो उस समय भी क्या है बच्चों, राजकीय चिन्ह हुआ करता था, वो क्या था, गरुड़ था। और ये माना जाता है कि जो गुप्त काल के शासक थे ये कहीं ना कहीं विष्णु के उपासक हुआ करते थे बच्चों। और आप देखेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की संकल्पना जो है वो गुप्त काल के ही अंदर आती है बच्चों। ठीक है, आगे की अगर हम चर्चा करेंगे तो इनकी जो राजकीय भाषा थी वो संस्कृत थी बच्चों। राजकीय भाषा संस्कृत थी। जैसे कि आप देखेंगे अगर मगध साम्राज्य के अंदर या फिर और साम्राज्यों के अंदर या फिर सातवाहनों के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे बच्चों प्राकृत भाषा को उन्होंने अपनाया था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने संस्कृत भाषा को अपनी राजकीय भाषा के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, अब संस्कृत का कारण क्या है, संस्कृत भाषा यूज होने का एक मेन कारण है ब्राह्मणों का वर्चस्व इस काल में काफी ज्यादा था बच्चों। ठीक है,
अब देख पाएंगे कि कर संग्रह पुजारियों व प्रशासकों द्वारा होता था। अब याद रखिएगा कि जब हमने मौर्य काल पढ़ा था तो मौर्य काल के अंदर जो करों का या कह सकते जो प्रशासन की देखभाल करते थे वो उनके द्वारा एक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है बच्चों। यहाँ पे जिन पुजारियों को भूमि अनुदान दी जाती थी और उन्हीं पुजारियों से कहा जाता था कि आप जो है कर राजस्व कह सकते जो कर है या राजस्व है उसका वसूली आप करेंगे और राजा को वो चीज़ें पहुंचाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एक सामंती व्यवस्था का जो है उदय हो रहा है इस काल के अंदर ब्राह्मणों और प्रशासकों के द्वारा। बात समझ में आ रही है बच्चों। अब जब आगे चलेंगे तो अधिकारियों को नगद वेतन दिया जाता था और इसका प्रमाण हमें सर्वाधिक सोने के सिक्के से पता चला है, क्योंकि गुप्त काल के अंदर सोने के जो सिक्के थे बच्चों वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थे। देखिए यहाँ पे सोने के सिक्के से 3 क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के किसने जारी किए? हिंद यूनानियों ने। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो कुषाण वंश ने। ठीक है ना। और उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए तो ये आ जाएगा आपका गुप्त साम्राज्य के अंदर बच्चों। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं शासन की जो प्रणाली थी इनकी वो काफ़ी जो है व्यापक थी और यहाँ पे बहुत सारे अधिकारियों का पैसा ये बचा लिया करते थे जो पुजारी या ब्राह्मण कह सकते हैं, क्योंकि इनको भूमि अनुदान में दी जाती थी। ठीक है ना। इस काल में सर्वाधिक भूमि अनुदान दी गई थी, इस बात को भी आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे आर्थिक क्रियाकलापों की कि गुप्त साम्राज्य के अंदर किस प्रकार की आर्थिक क्रियाकलाप थे तो उस पर अगर चर्चा करेंगे बच्चों तो यहाँ पे आएंगे। अच्छा एक पॉइंट इसमें छूट गया बच्चों, यहाँ पे देखिएगा संगठनों का विकास। यहाँ पे संगठनों का विकास का मतलब ये है कि बहुत सारे जो कह सकते हैं व्यापारी हैं या कारीगर हैं उनके जो है एक संगठन हुआ करते थे और उन संगठन के विधान के अनुसार ही वो लोग कार्य करते थे। जैसे कि आज भी देखेंगे व्यापारी संघ जो है वो उनका एक संगठन है। लेबरों का कहीं आप जाएंगे कंपनी वगैरह में तो लेबरों का भी एक संगठन है बच्चों। तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं अपने संगठन के अनुसार जो है काम करते थे बच्चों। ठीक है ना। इस काल में जो बैंक्स वगैरह हुआ करते थे बच्चों उनका भी अपना एक क्या था संगठन हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं जो भी कारीगर कह सकते हैं व्यापारी कह सकते हैं इन लोगों ने अपने संगठन के माध्यम से अपनी व्यापार को या कह सकते हैं अपने कृषि को बढ़ावा दिया बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना। अब आगे चलेंगे आर्थिक क्रियाकलापों पे। तो यहाँ पे है कृषि व व्यापार। मैंने आपको बताया कि इस काल के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में कृषि और व्यापार हुआ करता था। ठीक है। और आप देखेंगे कि प्राचीन काल से लेकर के आज तक अगर कहीं ना कहीं जो है हमारे राजस्व का एक सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो कृषि ही देखती है। अगर आज भी देखेंगे आज हम कितने वर्षों बाद आज जब हम 2023 के अंदर खड़े हैं बच्चों तो हमारे लिए कृषि उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले हुआ करती थी। ये एक आडंबना ही है बच्चों कि अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर कृषि की तरफ आकर्षित होता है तो समाज उसको कहता है कि ये देखिए पढ़ लिख करके ये कृषि की तरफ आ चुके हैं। ठीक है ना। और इस वजह से एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है कृषक नहीं बनना चाहता है और ये हमारे समाज के लिए बहुत ही बड़ी हानि है बच्चों। ठीक है ना। आगे देखते हैं यहाँ पे अगला है कि कृषि व व्यापार। मैंने आपको बता ही दिया ये जो व्यापार हुआ करता था बच्चों ना ये बहुत ही महत्वपूर्ण था और व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण था रेशम का व्यापार। और इस समय हम रोम साम्राज्य से क्या करते थे अगर जो उत्तरी रोम साम्राज्य था जिसे हम बैजेंटाइन साम्राज्य भी कहते थे बच्चों उनसे हमारा व्यापार हुआ करता था गुप्त काल के अंदर। और वहाँ पे रेशम का व्यापार होता था बच्चों। याद रखिएगा रेशम का व्यापार हुआ करता था और लगभग 510 ईस्वी के अंदर जो है उन्होंने रोम साम्राज्य के अंदर जितने भी कारीगर थे व्यापारी थे चीनियों से क्या कर लिया कि रेशम बनाने की तकनीकी सीख ली और उसके बाद से हमारे भारत का जो रेशम व्यापार था उस पर प्रभाव पड़ा और हमारे भारत का जो रेशम व्यापार है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो इन आर्थिक क्रियाकलापों में देखेंगे तो कहीं ना कहीं कृषि और व्यापार जो है वो राज्य की अर्थव्यवस्था ही थी बच्चों। ठीक है ना। अर्थव्यवस्था की ही ऋण कह सकते हैं आप कृषि और व्यापार को। मुख्यतः ये दोनों चीज़ें ही मिल करके पूरे राज्य को संभालती थी, पूरे राज्य के प्रशासन को, राज्य की सेनाओं को, या कह सकते हैं कि राज्य के जो भी भोग विलास थे उनका सबका जो है जिम्मेदारी जो थी कृषि और व्यापार के ऊपर ही था। अगर इनसे राजस्व प्राप्त नहीं होता तो फिर यहाँ पे कुछ दिक्कतें आ सकती थी। देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्रोतों से धन आता था जैसे कि लूट से प्राप्त धन, ये सारी चीज़ें धन। लेकिन अगर आप कहेंगे उन सब में सबसे बड़ा हिस्सा जो था वो कृषि और व्यापार का ही था बच्चों। ठीक है ना। देखेंगे सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के। याद रखिएगा ये सोने के सिक्के जारी करना बच्चों यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको दर्शाता है। पहला
कि यहाँ पे नगद वेतन दिया जाता था अधिकारियों को। दूसरा कि अगर व्यापार हो रहा है तो खरीद फरोख्त कह सकते हैं विनिमय प्रणाली के लिए जो है वो यहाँ पे सिक्कों की रुपयों की जरूरत होगी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सोने के सिक्के जारी किए और एक ज़्यादा मात्रा में। और ये ज़्यादा मात्रा में सोने का सिक्का मिलने का एक प्रतीक है कि कहीं ना कहीं व्यापार ज़्यादा हुआ होगा और व्यापार ज़्यादा होने के कारण जो है ये सोने के सिक्के काफ़ी चलन में आए होंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर आप मेंस लिख रहे हैं यूपीएससी का, यूपीपीसीएस का, बीपीएससी का, कोई भी स्टेट पीसीएस का अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो उसमें आपको ये सारे पॉइंट्स जो है मैंने लिख दिए हैं, ताकि एक देखिए यहाँ पे ये की पॉइंट है, इन की पॉइंट को पकड़ करके आप आगे की कहानी को जो है कंटिन्यू कर सकते हैं और एक आप अच्छा आंसर राइटिंग कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, अगर इस पे क्वेश्चन पूछ दिया तो। अगर आगे देखेंगे बच्चों यहाँ पे तो रोम साम्राज्य के साथ रेशम का व्यापार हुआ करता था हमारा, ठीक है। रोम साम्राज्य के साथ जो रेशम का व्यापार था मैंने आपको बता ही दिया, जिसे बैजेंटाइन साम्राज्य भी कहते थे, उत्तरी रोम साम्राज्य को। और फिर जब आगे देखेंगे तो वस्त्र उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण था गुप्त काल, ठीक है। गुप्त काल के अंदर जो है बच्चों वो वस्त्र उद्योग काफी महत्वपूर्ण हुआ करता था, इस बात पर भी आप ध्यान रखेंगे जरा, ठीक है ना। आगे की तरफ देखेंगे सामाजिक विकास। अब एक बात याद रखिएगा कि सारा का सारा जो विकास है बच्चों वो आर्थिक विकास से ही संबंधित है, ठीक है ना। चूंकि हमने यहाँ पे जो शासन प्रणाली पढ़ी है ये भी कहीं ना कहीं आर्थिक विकास से संबंधित है, क्योंकि अगर हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो हमारा शासन प्रणाली अच्छा नहीं होगा, हमारी जो सामाजिक उत्थान है वो अच्छे नहीं होंगे। क्योंकि अगर कृषि होता है, अर्थव्यवस्था बढ़िया होता है तो धन का संचय ज़्यादा होता है, और जब धन का प्रवाह होता है बच्चों तो लोगों के पास धन पहुंचता है। जब लोगों के पास धन पहुंचता है तो क्या होता है, समाज में एक बदलाव आता है। जब समाज में बदलाव आएगा तो ये समाज में बदलाव के जिम्मेदार कौन होगा, कहीं ना कहीं ये आर्थिक क्रियाकलाप ही होते हैं बच्चों, ठीक है। आगे देखेंगे तो यहाँ पे जो सामाजिक विकास हो रहा है, सामाजिक विकास का मतलब जो इससे पीछे के इतिहास में जो समाज अवरुद्ध था, सामाजिक विकास जो अवरुद्ध था, आज के चरण में क्या हो रहा है, कह सकते हैं कि सामाजिक विकास यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है बच्चों, ठीक है ना। देखिए मैंने जब भी आपको शुरू में इतिहास स्टार्ट किया तो मैंने बताया था कि इतिहास जो है वो एक कालखंड है विकास का, मानव के विकास का एक कालखंड है, मानव की कलाओं का, मानव के साहित्यों का जो है एक विकास खंड ही है, जिसको हम क्या कहते हैं, आज का इतिहास कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। और कह सकते हैं आज की तुलना अगर आप प्राचीन समय से करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बदल चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं ये विकास का जो क्रम है वो इतिहास के क्रम में मैं आपको शुरू से ही पढ़ाते आ रहा हूँ बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे कि गुप्त जो थे वो मूल रूप से वैश्य थे, ये लिखने का कारण क्या था और ये आप अपने आंसर राइटिंग में लिखेंगे तो इसके साथ क्या जोड़ेंगे। चूंकि देखिए अगर आप वर्ण व्यवस्था देखेंगे तो वर्ण व्यवस्था के अंदर बच्चों वैश्य तीसरे नंबर पे आते थे, तीसरे पायदान पे आते थे। इस वजह से इन्होंने क्या किया कि ब्राह्मणों को भी रखा यहाँ पे, कैसे क्षत्रियों को भी और वैश्यों को भी और शूद्रों को भी कहीं ना कहीं यहाँ पे इस काल में मौका दिया गया है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे इन तीनों का विकास हो रहा है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अब आगे देखेंगे तो ब्राह्मणों के वर्चस्व में वृद्धि होती है, ये भी एक सामाजिक विकास था। जहाँ पे अगर हम काल में देखेंगे कुषाण वंश में या फिर कुषाण वंश के पीछे और भी मौर्य वंश जो था मगध साम्राज्य अशोक के काल में, तो वहाँ पे ब्राह्मणों को चुनौती दी गई थी बौद्ध धर्म के द्वारा बच्चों, ठीक है ना। या उससे पहले अगर आप देखेंगे ईसा पूर्व की बात है, जब बौद्ध धर्म आया या फिर कह सकते हैं आप जो जैन धर्म आया, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को चुनौती दी गई थी। जहाँ ब्राह्मण धर्म जो है, सनातन धर्म जो है थोड़ा सा नीचे जा रहा था, अब इस काल में आने के बाद वापस से ब्राह्मणों का वर्चस्व जो है उसमें वृद्धि होती है। तो कहीं ना कहीं सामाजिक विकास के क्रम में ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट होने वाला है बच्चों, ठीक है ना। अगर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे अगले नंबर में शूद्रों की स्थिति में सुधार होता है। अब देखिए प्राचीन काल में आप देखेंगे जो वर्ण व्यवस्था में चौथे नंबर पर रखे गए थे बच्चों वो शूद्र ही थे, जो कि कहा जाता था कि मुर्दे जलाना या फिर जो गंदगी साफ करना, इन लोगों को क्या रखते बच्चों, चौथे वर्ण के अंदर रखते थे। तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा इनको चीज़ें नहीं थी, ये मंदिर में नहीं जा सकते थे, ये कोई ग्रंथ नहीं पढ़ सकते थे, तो ये सारी जो चीज़ें थी इनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई थी। लेकिन इस काल में आते आते जो है बच्चों इन्हें जो है कह सकते हैं कि रामायण सुनने, महाभारत सुनने या पुराणों को सुनने या ये सब जो है अधिकार इनको दे दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो इनको कहीं ना कहीं इनकी स्थिति में जो है हल्का सा सुधार भी आता है। और ये भी कहा जाता है कि आप लोग जो है विष्णु की पूजा कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जहाँ पे पूजा से भी इनको रोका गया था, किसी धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने या उनको सुनने से रोका गया था, अब यहाँ पे इनको इस चीज़ की आज़ादी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे शूद्रों की स्थिति में भी एक शुरुआत होती है बच्चों, इस बात को भी आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे मध्य व निम्न वर्ग के महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार मिलता है हमें।
मध्य और निम्न वर्ग, उच्च वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों, मध्य और निम्न वर्ग की जो औरतें थी बच्चों, उन्हें भी कह सकते हैं कि आजीविका में हाथ बटाने का मौका मिल जाता है। अब वो भी जो है बाहर निकल करके आजीविका के लिए अपना हाथ पांव मार सकती थी। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे मध्य और निम्न वर्ग की महिलाओं में यहाँ पे एक विकास का क्रम देखा जाता है, ठीक है। वहीं जो है उच्च वर्ग की महिलाओं में ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं, और उच्च वर्ग की जो महिलाएं हैं बच्चों, उनको हमेशा घर में ही रहना पड़ता था और पर्दे के अंदर रहना पड़ता था बच्चों, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि मध्य व निम्न वर्ग की महिलाओं की सामाजिक स्थिति में ही सुधार आती है। आगे की बात करें, पुरुष एक से अधिक पत्नियां रख सकते थे, ये भी एक विकास ही है बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि पुरुष प्रधान यहाँ पे क्या होता है, कह सकते हैं पित्त सत्तात्मक यहाँ पे हो जाता है पूरा का पूरा प्रशासन। और यहाँ पे ये लोग पुरुष जो होते हैं एक से अधिक पत्नियां भी रखना प्रारंभ कर देते हैं। आपने बहुत सारा कहानी सुना होगा कि ये राजा की 3 पत्नियां, और भगवान श्री राम के जो पिता दशरथ थे उनकी भी 3 पत्नियां थीं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुपत्नी की जो है प्रथा एक स्टार्ट हो जाती है गुप्त काल से बच्चों, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहीं पे सती प्रथा, एरण अभिलेख, मैंने पिछले वीडियो में बताया था एरण अभिलेख से जो है सती प्रथा का प्रमाण मिलता है बच्चों। और ये जो सती प्रथा है ना बच्चों, वो सती प्रथा जो है कह सकते हैं कि पहली बार वो गुप्त साम्राज्य से ही स्टार्ट होती है। और गुप्त साम्राज्य से स्टार्ट होने के कारण जो है आज जो है बच्चों ये प्रथा बहुत ही भयानक रूप ले चुकी थी हमारे आधुनिक भारत के अंदर। और राजा राममोहन राय ने इसके ऊपर बहुत बड़ा आंदोलन भी चलाया था। जब हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको, ठीक है। तो आगे चलते हैं यहाँ पे कलाओं के बारे में बच्चों, ठीक है, कि कला के बारे में, कला का किस प्रकार से विकास होता है इस काल के अंदर। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले बुद्ध की आदमकद प्रतिमा बनाई जाती है, वो भी तांबे की थी और 6 फीट ऊंची थी। अभी यह जो है प्रतिमा बर्मिंघम के अंदर स्थित है बच्चों, ठीक है ना। अभी ये भारत के अंदर नहीं है। बहुत सारे लोग कहते थे कि ब्राह्मणों का ही ये सपोर्ट करते थे, ऐसा नहीं था। अगर आप ब्राह्मणों का सपोर्ट करते, ब्राह्मणवादी अगर होते, तो कहीं ना कहीं बुद्ध की प्रतिमाएं यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती। तो आदमकद जो प्रतिमा है बुद्ध की, तांबे की बनी थी, 6 फीट ऊंची थी। अभी यह प्रतिमा जो है वो बर्मिंघम के एक संग्रहालय में स्थित है बच्चों, ठीक है ना, याद रखिएगा। सारनाथ व मथुरा में बुद्ध की मूर्तियां बनाने का भी काम कौन करते हैं। जो बुद्ध की प्रतिमा आप सारनाथ के अंदर देखेंगे और जो मथुरा के अंदर देखेंगे, कहीं ना कहीं वो गुप्त काल के अंदर ही बनाया गया था। तो ये कहीं ना कहीं वो उनकी कलाओं को ये बताता है बच्चों, ये सारी चीजें। अब देखेंगे कि अजंता की गुफाएं, आप देखेंगे अजंता की जो गुफाएं हैं वो कह सकते हैं गुप्त काल से ही संबंधित है। और उसमें आप देखेंगे तो बौद्ध कला का जो चित्र बना है उसके अंदर, वो काफ़ी व्यापक है और काफ़ी जो है अच्छा लगता है। और आज के समय में भी देखेंगे तो इतने वर्षों बाद भी जैसे लगता है कि अभी उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई जाती है बच्चों, ठीक है ना। फिर आगे देखेंगे कानपुर के भीतर गांव का ईंट मंदिर जो है यह भी उस गुप्त काल के द्वारा ही बनाया गया था। और कहेंगे गाजीपुर भीतरी व झांसी के देवगढ़ मंदिर बच्चों, ठीक है ना। झांसी की जो देवगढ़ मंदिर है, दशावतार का जो मंदिर है बच्चों, वो कहीं ना कहीं गुप्त काल के समय में ही बनाया गया था। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कलाओं के रूप में इनका दिखाता है, ठीक है बच्चों। आप देखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा ही हुआ था। और यहाँ भी बच्चों ये एक कला का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन यहाँ पे पेश करते हैं। और फिर अगर देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण, तो शिव की अर्धनारीश्वर रूप की जो मूर्ति है वो गुप्त काल में ही बनाई जाती है। यहाँ पे देखिएगा शिव की अर्धनारीश्वर रूप की मूर्ति, यानी कि एक तरफ खुद भगवान शंकर रहते हैं और दूसरी तरफ माता पार्वती का जो है एक ही स्वरूप में आप कह सकते हैं कि अर्धनारीश्वर का मूर्ति यहाँ पे गुप्त काल से ही संबंधित है बच्चों। तो आगे चलेंगे, अगर साहित्य की बात करेंगे, ठीक है ना, कला के बाद अगर साहित्य पे चले तो आप देखेंगे भास एक महत्वपूर्ण कवि थे उस समय। और भास के द्वारा एक जो है रचना थी बच्चों, वो थी द्रदीरचारुत बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। द्रदीराचुत जो है आपका, यहाँ पर उनकी एक कह सकते हैं कि एक रचना थी, इसको भी आप याद रखेंगे। और आगे देखेंगे कालिदास, मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया था कि 9 रत्नों में कालिदास सम्मिलित थे। और कालिदास की एक बहुत ही विख्यात रचना है बच्चों, वो है अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है बच्चों। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो कालिदास की रचना है और ये बहुत ही विशिष्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, यूपी पीसीएस से लेकर के बहुत सारे एग्जाम में। अब देखेंगे विष्णु शर्मा
विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखा गया था। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी आपको ग्रंथ मिल रहे हैं, जितने भी साहित्य आपको मिल रहे हैं, ये सारे के सारे साहित्य जो हैं इस काल के ही रचे गए हैं। तो इसलिए दिखाता है कि इस काल में साहित्य का भी एक बड़ा ही योगदान था बच्चों, ठीक है ना। आगे देखेंगे अमर सिंह के द्वारा एक रचित पुस्तक थी, वो क्या थी, अमरकोश, ठीक है। अमर सिंह के द्वारा भी बच्चों अमरकोश रची गई थी। आगे देखेंगे रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत का जो संकलन हुआ था, जो संकलन समाप्त हुआ था बच्चों, वो इसी काल में समाप्त हुआ था, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जितनी भी साहित्यिक स्रोत आपको मैंने यहाँ पे दिखाए हैं, ये पूरा का पूरा दिखाते हैं इन गुप्त काल के साहित्य की जो विकास है उस चीज़ को दिखाता है बच्चों, ठीक है ना। आप देखेंगे कि पुराणों का भी जो संकलन हुआ था वो गुप्त काल में ही हुआ था। और सबसे पुराना पुराण कौन है बच्चों, पुराणों की संख्या कितनी है, तो कह सकते हैं कि जो पुराणों की संख्या है 18 पुराण है, ठीक है बच्चों। उनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण है बच्चों, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे आगे विज्ञान और तकनीकी के अंदर। तो विज्ञान और तकनीकी पर अगर जाएंगे तो सबसे पहला नाम आएगा बच्चों आर्यभट्ट की। और आज प्रत्येक बच्चा जो है वो आर्यभट्ट के बारे में जानता ही होगा। और ये आर्यभट्ट जो है ये संबंधित थे गुप्त काल से ही, और ये एक गणितज्ञ थे। और इनकी बच्चों एक पुस्तक थी आर्यभट्टीय। आर्यभट्टी जो है इनकी एक गणित की पुस्तक थी, जिनके आधार पे हमने बताया कि आर्यभट्ट जो है इन समय के एक कह सकते हैं कि गणितज्ञ थे जो कि गुप्त काल से संबंधित थे बच्चों, ठीक है। आगे देखेंगे तो कि शून्य और दशमलव प्रणाली को भी इन्होंने ही अपने पुस्तक में दर्शाया था बच्चों। तो हमें पता चला कि हम जो शून्य आज देखते हैं, जो दशमलव प्रणाली देखते हैं, वो हमारे गुप्त काल से ही संबंधित है, जो कि आर्यभट्ट के द्वारा रचित था बच्चों, ठीक है। और सबसे पहले अगर आप कहीं जा रहे हैं दिल्ली घूमने के लिए, तो दिल्ली जाइएगा तो मेहरौली जरूर जाइएगा। और मेहरौली के अंदर बच्चों ये लौह स्तंभ जो है वो बनाया गया है। मेहरौली के अंदर बच्चों लौह स्तंभ जो बनाया गया है, उसकी खास बात ये है कि गुप्त काल से लेकर के अब तक बच्चों उसमें जंग नहीं लगा है, ठीक है। जबकि वो पूरी तरह से जो है हवा में, पूरी तरह से बेटा जो है वो पानी के नीचे, पानी सब पड़ता है उस पर, ठीक है ना। वो खुले आसमान के नीचे ही है, लेकिन उसमें आज तक जंग नहीं लगा। और इस वजह से कह सकते हैं कि उसमें जो तकनीकी यूज हुई है, उस तकनीकी को ये दर्शाता है लौह स्तंभ बच्चों, ठीक है ना। तो आगे चलेंगे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो विष्णु ध्वज की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा किया गया था, विष्णु पर्वत के ऊपर बच्चों, ठीक है ना। विष्णु ध्वज की स्थापना चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा किया गया था। मैंने भी आपको बताया कि सर्वाधिक भूमि अनुदान जो है वो गुप्त काल में ही दिए गए थे। और आगे की बात करें तो गुप्त काल को कला व साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है बच्चों, इस बात को आप याद रखिएगा। गुप्त काल को कला व साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस काल को कला और साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो आप कहेंगे गुप्त काल को ही कहते हैं बच्चों। तो आज का जो हमारा ये सेशन था बच्चों, कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि एक प्रयास था कि अगर आप स्टेट पीसीएस या यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, गुप्त वंश से अगर कोई भी प्रश्न वहाँ पे आता है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कुछ फैक्ट की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद सामाजिक, धार्मिक या कह सकते हैं कि प्रशासनिक और वहाँ पे आर्थिक इकाइयों के बारे में ज़रूर पूछता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये सारे फैक्ट आप यूज कर सकते हैं। और ये वनडे एग्जाम के अंदर भी ये फैक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।